हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आप लोग कॉम्पिटिटिव चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, और इसमें आज हम लोग जानेंगे क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं और इससे जुड़े हुए यूनिट सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर यूनिट सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, कोई भी क्रिस्टलिन सॉलिड हो या कोई भी क्रिस्टल सॉलिड हो तो उनकी जो संरचना होती है वो कुछ पॉइंट्स को मिलाने के कारण से होती है, इनके पॉइंट्स को जाकर जो है ज्वाइन करने के कारण से होती है। जैसे मान लो, एज्यूम करो कि कोई एक सॉलिड उठा लो आप। ठीक है, तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है, यानी कि एक जगह जो होती है वो निश्चित होती है कि उनको कहाँ रखना है, कहाँ अरेंज करना है। जैसे एक मकान को बनाते समय ईंट को जाकर जो है एक डिफिनिट पोजीशन पर अरेंज किया जाता है, तो उस तरीके से किसी भी सॉलिड में एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से थ्री डायमेंशनल स्पेस में या थ्री डायमेंशनल स्टेट में अगर किसी भी सॉलिड के पॉइंट्स को, वैसे पॉइंट्स को जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पोजीशन को लोकेट करता हो, उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बने होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। जिन हिस्सों से ये मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्रिस्टल लैटिस की बात करूं तो इस क्रिस्टल लैटिस को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि आप कुछ पॉइंट्स इस तरह से जो है दिए हुए हैं। ठीक है, आप इस तरह से कुछ पॉइंट्स ले लो और कुछ पॉइंट्स जो हैं आप इसके इंटरमीडिएट में ले लो, ठीक इसके बीच में ऐसे इस तरह से अरेंज कर लो। ठीक है, फिर यहाँ इसके ठीक सामने ये पॉइंट्स को अरेंज करो। यहाँ पर अब इसके सामने अरेंज कर लो। हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे देखो, एक मिनट, एक पॉइंट और बाहर की ओर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हो गया इनके तैयार। ठीक, अब क्या करो कि इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिलाओ, फिर यहाँ से ऐसे मिलाओ, फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है, फिर इसको यहाँ से मिला दो, फिर इसे ज्वाइन कर दो यहाँ से। ठीक, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, फिर इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, फिर इसको यहाँ से मिला लो, फिर यहाँ से इसको मिला लो, फिर यहाँ से। ठीक, ये बन गया क्या, एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, जो कि क्रिस्टल को बनाने में जो पॉइंट्स हैं, यही इसी पॉइंट्स के अरेंजमेंट को जो है हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो देखो, यहाँ से इसको मिला है, ये ब्लॉक ऐसे मिला, ये पॉइंट्स ऐसे मिले, फिर यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, फिर इसको ऐसे मिला लो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो। ठीक, ये यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक, दो ब्लॉक्स आपस में जुड़ गए। फिर उसके बाद इनको यहाँ से इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर लिया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर, इसको मिला लो, ये मिल गया, ये बन के तैयार हो गया। फिर इधर आप चाहो तो इधर भी मिला सकते हो। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यही क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं वो पॉइंट को इंडिकेट करते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से जो है किसी भी ठोस में, किसी भी सॉलिड में एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल की बात कर ले तो यूनिट सेल्स क्या होते हैं। यूनिट सेल्स की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल्स जैसे देखो कि एक एक ब्लॉक को एक दूसरे से जोड़कर ये क्या बना है, ये सॉलिड बना है या एक लैटिस जाकर बना है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस बना है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये ठीक इसके एक पार्ट को, एक हिस्से को अगर उठा लें तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, यानी कि कह सकते हो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक यूनिट, ठीक है, एक हिस्सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग एक्सियल पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर, सॉरी, एक्सियल पैरामीटर्स की बात कर ले तो एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। ठीक है, या एंगुलर जो है वो कुछ मान दिए हुए रहेंगे। जैसे कि देखो, ये लाइन हो गया, इस तरह से एक एक्सिस ले लो, यहाँ पर बाई एक्सिस, इधर को इसके अलोंग ले लो, ये हो गया कौन सा एक्स, और एक इधर बार के ले लो, ये हो गया कौन सा जेड। ठीक है, अब इसका यहाँ से लेंथ जो है, मान लो कि इसका लेंथ यहाँ पर बी है, यहाँ ए है और यहाँ पर सी है। ठीक है,
इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, इसके बीच का बनने वाला जो एंगल है वो बीटा है, और यहाँ से जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो कितना है, गामा है। ठीक है, तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये जो है क्यूबिकल एक ब्लॉक के जैसा लग रहा है, ये यूनिट सेल है। ठीक है, तो इस यूनिट सेल में जो अगर आप देखो तीनों एक्सियल पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, एक्सियल लेंथ की बात करें, तो इसमें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बात हम करें किसकी, अगर हम क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करें तब। ठीक है, अब ये जितने भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनमें ये यूनिट सेल्स जो होते हैं वो एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी कि एक निश्चित तरीके से जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है, अब ये यूनिट सेल ही बताते हैं कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो किस शेप में कैसे रखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो यूनिट सेल्स की टाइप होती हैं उसके आधार पर। ठीक, यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, देखो यूनिट सेल हो गया क्या, क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा जिससे वो मिलकर एक सॉलिड का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक हो गया कौन सा, एक हो गया प्रिमिटिव, ठीक है, और एक होता है सेंटर्ड। ठीक है, सेकंड वाला प्रिमिटिव कहते हैं किसको है, देखो प्रिमिटिव वैसे प्रकार के यूनिट सेल्स को कहा जाता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स पर होंगे। जैसे मान लो कि ये इस जगह पर इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, और कोने पर जो रखे हुए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे एटम्स का, जैसे मान लो कि पूरा एटम हमारे पास है तो पूरे एटम को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब इसका भी हाफ कर दो, बता रहा हूँ कि कॉर्नर पर कितना होगा, तो 1/2 हो गया। अब इसका भी आप हाफ कर लो यानी कि 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। अब ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा, यही हिस्सा रखा जाता है कहाँ पर, कॉर्नर पर। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि टोटल कॉर्नर की संख्या, ऐसे ऐसे देख लो टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी है, 8। तो इसका जो है जो कंस्ट्रक्शन है इसमें टोटल जो कॉर्नर्स है वो 8 है, और प्रत्येक कॉर्नर पर जो एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 1/8 है। तो ये टोटल कितने एटम हो गए इसमें, तो टोटल हो गया 1 एटम। तो कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि वैसे प्रकार के यूनिट सेल्स कि जिसमें सिर्फ एक ही एटम जाकर इन्वॉल्व होता है, कंस्टिट्यूएंट एटम, ठीक, उसे लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। या ये भी कह सकते हो कि वैसे प्रकार के यूनिट सेल्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं, तो उसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो इसमें कॉर्नर्स के साथ, ठीक है, कॉर्नर्स प्लस जाकर जो है बॉडी डायगोनल्स पर हो सकते हैं, सरफेस पर हो सकते हैं, सेंटर में कर दो सेंटर या फेस पर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, जिसे हम लोग BCC कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका फेस सेंटर्ड, सेकंड जो है वो है आपका फेस सेंटर्ड, ठीक, और थर्ड जो है उसे हम लोग कहते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक। अब अगर इसको हम लोग इसको शॉर्ट में हम लोग FCC कहते हैं, ठीक, और जो एटम्स की संख्या है इस एटम्स की संख्या को हम लोग Z कहते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। BCC की अगर मैं बात करूं तो BCC वैसे प्रकार के यूनिट सेल को कहा जाता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो तो कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे ही, ठीक है, यानी कि कॉर्नर्स पर पाए जाएंगे, साथ ही साथ एक पूरा कंप्लीट एटम जो है वो इस यूनिट सेल के बीच में होगा। ठीक है, देखो इस तरह से कॉर्नर्स पर रख देते हैं,
इस तरह से कॉर्नर्स पर जो है एटम्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और इसमें एक पूरा कंप्लीट एटम जो है वो कहाँ पर, बीच में रहेगा। ठीक है, तो देखो कॉर्नर्स में कितने हो गए, कॉर्नर्स 8 हो गए, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 एटम्स का, और इसमें जाकर जो है जेड कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो इसमें जो बॉडी के अंदर में जो है रखा हुआ वो टोटल एक कंप्लीट है, तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे 2, तो जेड इज इक्वल टू कितना 2। एफसीसी की बात कर लें तो एफसीसी वैसे प्रकार के यूनिट सेल्स को कहा जाता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ, ठीक है, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, जितने भी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं वो प्रिमिटिव्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉर्नर्स पर तो एटम्स होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें जो एटम्स है वो कहाँ होंगे, इनमें जो एटम्स है वो इनके फेसेस पर होते हैं। तो टोटल फेसेस की संख्या कितनी होती है, फेसेस की संख्या होती है 6। ठीक है, तो टोटल 6 फेसेस पर जो है वो एटम्स इस तरह से क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, अब इनका जो जेड होता है, देखो फेस पर जो है, अगर सरफेस की बात कर लो तो सरफेस के ऊपर जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो इसके टोटल कॉर्नर्स पर भी 8 एटम्स है, सॉरी 8 कॉर्नर्स पर 1/8 का कंट्रीब्यूशन है एटम्स का। ठीक है, टोटल फेसेस कितनी है 6, और हर एक फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। ठीक, तो इसका हो गया कितना 1, और इसका कितना हो जाएगा 3, तो टोटल हो गया कितना 4, तो जेड इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, कि एटम्स जो है किस तरह से अरेंज होंगे। तो बॉडी जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे, साथ ही साथ जो सरफेसेस है उसके ऊपर, तो कॉर्नर्स पर जो होंगे एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा कितना 1/8, और जो फेसेस पर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वो होंगे हाफ होंगे। ठीक है, अब एंड सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वैसे प्रकार के यूनिट सेल्स को कहते हैं, या वैसे सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं जिसमें जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, ठीक है, साथ ही साथ 2 अपोजिट फेसेस पर भी होते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात कर लूं इसका एंड सेंटर्ड का, जो हमारा थर्ड सेंटर्ड यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो यहां पर इस तरह से ये यूनिट सेल बन जाएगा, ये इस तरह से बन गया, इसको यहां से मिला लो, ये बनकर तैयार हुआ। तो कॉर्नर्स पर भी एटम्स है, ये देखो कॉर्नर्स पर एटम्स को अरेंज कर दिया, और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम है वो 2 फेसेस पर भी होती है, 2 अपोजिट फेसेस पर, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका जेड कितना होगा, एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो देखो कॉर्नर्स कितने हैं 8, हर एक कॉर्नर पर कितना है 1/8 का कंट्रीब्यूशन है एटम का, और फेसेस कितनी है 2। ठीक है, और हर एक फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है भाई, तो 1/2। ठीक, फेसेस पर जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है कितने हिस्से है, तो वो है 1/2। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, तो इसका जेड कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बीसीसी में जेड का वैल्यू है वो 2 है, और यहाँ पर भी जेड का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि बीसीसी में जो एटम है वो कॉर्नर्स के साथ साथ एक कंप्लीट एटम कहाँ है, सेंटर पर है। ठीक है, या बॉडी डायगोनल पर होता है। और इसमें अगर हम बात करें, अगर एंड सेंटर्ड की अगर बात करें, तो इसमें जो एटम्स है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स है, वो कॉर्नर्स के साथ साथ जो है वो 2 अपोजिट सरफेस के ऊपर भी है। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स को इसका भी जेड हो गया, जेड जो हो गया वो कंस्टिट्यूएंट एटम्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम्स जो है वो मौजूद है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय।